आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे +2 अकाउंटेंसी एनुअल एग्ज़ाम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा 18 मार्च 2025 को कंडक्ट करवाया गया है। हम इसमें तीनों सीरीज़ों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सीरीज ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। ऑप्शन ए है ब्याज नहीं लिया जाएगा, बी है 6% की दर से ब्याज लिया जाएगा, सी है 9% की दर से ब्याज लिया जाएगा, डी है 5% की दर से ब्याज लिया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ब्याज नहीं लिया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, साझेदारी के प्रवेश के समय संपत्तियों के मूल्य में होने वाली वृद्धि तथा दायित्व की मूल्य में होने वाली कमी को पुनः मूल्यांकन खाते में डेबिट किया जाता है, ये दावा किया गया है। तो ये दावा क्या है? ये दावा गलत है, क्योंकि जब भी साझेदार का प्रवेश होता है तो संपत्तियों के मूल्य में जब वृद्धि होती है और दायित्वों के मूल्य में जो कमी होती है, इससे कंपनी को लाभ हो रहे होते हैं। तो जो लाभ होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, उन्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बताया जाता है। तो ये दावा बिल्कुल गलत है। अब तर्क क्या है इसका वो देखते हैं। पुनः मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र का खाता है। तो ये जो तर्क में बात कही गई है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, ये बात क्या है? ये बात ठीक है, लेकिन दावा क्या है? गलत। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है इसमें। दोनों दावा तथा तर्क सही है। गलत, क्योंकि दावा गलत है। दोनों सही है, ये भी गलत है। दावा सही है, ये तो बिल्कुल गलत है। दावा गलत है परंतु तर्क सही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित मदों का मिलान कीजिए। मैचिंग हमने मिलान करना है इसका ए का इनके साथ, कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो है वो उसको हम जो है बांटते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसके बाद आपका जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है, साझेदार का प्रवेश होता है, उसमें हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसका जो मैचिंग है वो हो रहा है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। और इसके बाद एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं सुपर प्रॉफिट। तो ये मैच हो रहे हैं। अब हम देखते हैं जो फर्स्ट है वो मैच हो रहा है 4 के साथ। तो 4 कहाँ है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दो ऑप्शन है। अब हम देखते हैं सेकंड, बी जो है वो मैच हो रहा है थर्ड के साथ। तो बी जो है थर्ड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। इसके बाद जो सी है वो मैच हो रहा है आपका 1 के साथ। तो सी जो है 1, देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, तो ये हो गया। अब हम डी का देख लेते हैं। डी मैच हो रहा है आपका 2 के साथ, तो D2 यहाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, मैचिंग का। क्वेश्चन नंबर 4, MN और O एक साझेदारी फर्म में साझेदार है। उनका लाभ विभाजन अनुपात 5:3:2 है। N फर्म से सेवानिवृत्त होता है। M और O का नया लाभ विभाजन अनुपात 3:1, 3:1 है। M और O का लाभ अर्जन अनुपात होगा। तो आपको कहा है कि MN और O जो हैं ये साझेदार थे और ये उनका ओल्ड रेशो था। तो सबसे पहले M है, तो M का था 5/10, N का था 3/10 और O का था 2/10 ओल्ड रेशो। अब इसमें N क्या हो रहा है? रिटायर। तो N जो है ये रिटायर हो गया। अब M और O बचे हुए हैं, तो उनका न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशो दे दिया आपको 3:1। तो इसका मतलब M का जो है वो है 3/4 और O का है 1/4 न्यू रेशो। अब आपको बोला है गेनिंग रेशो निकालो M और O की। तो गेनिंग रेशो का फार्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो।
तो हम क्या करेंगे, न्यू जैसे 3/4 माइनस 5/10, तो ये हमारे पास m का निकल जाएगा गेनिंग रेशो। और o का निकालना है तो 1/4 माइनस हम जो है 2/10, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा। देखो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हो गया m का 3/4 माइनस 5/10। जब हम इन कैल्शियम लेंगे तो इन कैल्शियम हो जाएगा 40, तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10, 10 3 ज़ा 30, और 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 4 5 ज़ा 20, और 30 में से 20 को लेस किया तो 10/40, ये हो गया m का गेनिंग रेशो। इस तरह हम इसका भी निकालेंगे o का, तो 40 हो गया, और 40 को 4 से तो 10, 10 1 ज़ा 10, और 10 को 40 को 10 से तो 4, 4 2 ज़ा 8। जब हम 10 में से 8 को लेस करेंगे तो 2/40, तो ये हमारे पास गेनिंग रेशो हो गया 10/40 और 2/40। तो इसमें जो है कॉमन अब जैसे जो निकल रहा है 2, तो जब हम इसका जैसे कॉमन निकालेंगे 2, तो 5/1, तो 5/1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में, देखो ऑप्शन सी 5/1, तो ये हो गया करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। साझेदारी के समापन पर निम्न में से किस खाते का शेष पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। तो जब भी हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कौन सा जो है शेष ट्रांसफर नहीं किया जाता, तो सामान्य संचय का किया जाता है, संचय कोष का भी पूंजी खाते में ट्रांसफर किया जाता है, लाभ हानि खाते का भी किया जाता है, लेकिन संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी संचय खाता इसका नहीं किया जाता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अभी भी दावा और तर्क का है, देखते हैं क्या है। दावा किया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि अंशों के जब्त करने का अर्थ है अंशधारियों की सदस्यता तथा सभी अधिकारों से निलंबित कर देना। ठीक है, तो ये सही बात है। जब भी शेयर्स को जब्त किया जाता है तो उसके जब्तों को जो है उसकी सदस्यता जो है समाप्त हो जाती है और अधिकार भी निलंबित हो जाते हैं। तर्क क्या कहा गया है, जब्त किए गए अंशों को उनके अंकित मूल्य से अधिक पर भी दोबारा निर्गमित किया जा सकता है। तो जो दावा है, तो दावे के पीछे जो तर्क दिया है ये तर्क इसका सही नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि शेयर को फॉरफिट करेंगे तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी और अधिकार भी निलंबित कर देंगे। लेकिन तर्क में बात कही गई है कि जो आपके जो हम शेयर फॉरफिट करेंगे तो उसको हम प्रीमियम पे दोबारा मतलब अधिक मूल्य पे बेच सकते हैं अंकित मूल्य से। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ये बात सही है कि हम बेच सकते हैं, लेकिन दावे को सही ढंग से स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है ये तर्क। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। दोनों दावा तथा तर्क सही है, ये तो बात ठीक है, लेकिन तर्क दावे का सही स्पष्टीकरण करते, ये बात गलत है, क्योंकि तर्क जो है दावे का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। यहाँ लिखा है कि नाम जैसे करता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में नहीं कर रहा है। दोनों सही है परंतु तर्क दावे का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 रुपए के 40 अंशों को if 40 shares of 10 each are forfeited on the non-payment of first call of ₹3 per share and further reissued these shares at the rate of ₹7 per share, the value of capital reserve will be। तो आपको बोला हुआ है कि कितना फ़ायदा हुआ शेयर्स को फॉरफिट करने और रीइशू करने से जो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखो हमने 40 शेयर्स फॉरफिट किए 40, और इस 10 रुपीज़ हमने मंगवाए थे, उसने हमारे को 3 रुपये ने दिए, तो कितने दे दिए 7, तो 7 दे दिए, तो हमने कितना फॉरफिट किया 7 4 जा 28, तो 280 रुपये हमने जब्त कर लिए इसमें। अब हमने दोबारा से इनको बेच दिया, रीइशू कर दिया, तो रीइशू कितने किए हमने 40। अब जब हमने बेचे तो हमने 7 रुपये का रीइशू कर दिया, तो हमारे को लॉस कितने का हुआ, लॉस हो रहा है 3 रुपीज़ का। तो जब हम जो है इसको करेंगे रीइशू तो हमारे को कितने का लॉस हो रहा है 120 का। तो हमने जब्त किए 280 और जब हमने रीइशू किए तो हमारे को लॉस उठाना पड़ा 120। तो जब हम 280 में से 120 को क्या करेंगे माइनस, तो 160 रुपया ये हमारा हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ऋण पत्रों पर देय ब्याज है, ए लाभों का उपयोग, बी है पूंजीगत लाभ, सी है लाभों पर प्रभार,
और डी है लाभांश। तो इसका करेक्ट आंसर है लाभों पर प्रभार। ये चार्ज होता है प्रॉफिट के ऊपर, जो ब्याज होता है ऋण पत्र के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ है अंशधारियों के धन का भुगतान, बी ऋण पत्रधारियों के धन का भुगतान, सी लेनदारों के धन का भुगतान, डी देनदारों के धन का भुगतान। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ऋण पत्रों के शोधन। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब होता है कि जो डिवेंचर होल्डर से हमने लोन लिया है उसको चुका देना, उसका वापिस कर देना, भुगतान कर देना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, कंपनी अधिनियम के अनुसार पशुधन को स्थिति विवरण में इस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो यहाँ पर बोला है पशुधन के बारे में, जो लाइव स्टॉक है वो। तो सबसे पहले ऑप्शन है आपकी विनियोग, इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, इसमें नहीं आता है। बी है ऋण और पेशगी, ठीक है, इसमें भी ये नहीं आता है। लोन्स इन एडवांस में भी नहीं आता है। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इसमें भी नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ द एबव। अब क्यों? क्योंकि जो लाइव स्टॉक है वो आपकी नॉन करंट एसेट्स होती है और टेंजिबल एसेट्स है, तो वो आपकी ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चालू अनुपात ज्ञात करते समय किस मद को शामिल नहीं किया जाता? तो जब भी हम जो है करंट रेशो निकालते हैं तो कौन सी आइटम जो है इंक्लूड नहीं होती, नहीं पूछा इसमें। तो कैश एट बैंक उसको हम करते हैं, स्टॉक को भी हम इंक्लूड करते हैं, प्री पेड एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड करते हैं, प्लांट को नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी प्लांट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है? तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि फ्रॉम द फ्लोइंग नॉट कैश इनफ्लो, मतलब इनफ्लो नहीं है, इसका मतलब आउटफ्लो। तो मतलब ऐसी मद जहाँ पर पैसा हमारा जा रहा है, ठीक है, आ नहीं रहा है, जा रहा है, वो पूछा हुआ है। तो डिक्रीज इन डेटर, जब भी डेटर्स जो है हमारे डिक्रीज होंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। इशू ऑफ शेयर्स, जब हम शेयर्स को इशू करेंगे तब भी हमारे पास पैसा आएगा। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, जब हम क्रेडिटर्स की पेमेंट करेंगे वो कम होंगे तो उसमें हमारे पास पैसा जाएगा। सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, जब हम एसेट्स को बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो हमारे से पूछा है नॉट कैश इनफ्लो आउटफ्लो, तो आउटफ्लो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हमने कर लिए ए सीरीज के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं बी सीरीज के क्वेश्चन। क्या है? फर्स्ट, साझेदारों का दायित्व होता है सीमित असीमित, उनकी पूंजी के अनुसार इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है असीमित, अनलिमिटेड होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दावा आपको दिया हुआ है किसी फर्म में नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों तथा दायित्वों को पुनः मूल्यांकित किया जाता है और जो लाभ या हानि होता है उसे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। तो ये दावा बिल्कुल सही है, क्योंकि जब भी प्रवेश होगा किसी नए पार्टनर का तो संपत्तियों दायित्वों का मूल्यांकन किया जाएगा और लाभ हानि को पुराने में ही बांटा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब तर्क देखते हैं। नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्नामांकन से जो लाभ या हानि होता है उसे पुराने साझेदारों में बांटा जाता है। ये ठीक है, ताकि इसका प्रभाव नए साझेदार पर ना पड़े। ये बिल्कुल ठीक है, ये बात भी ठीक है। और दावे जो तर्क है वो दावे का स्पष्टीकरण भी कर रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, दोनों दावा और तर्क सही है और तर्क दावे का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों सही है और जो तर्क है वो दावे का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आ गया थर्ड बी सीरीज का, ये मैचिंग का है। मैचिंग सबसे पहले है आपका दिया हुआ इसमें गेनिंग रेशो। तो गेनिंग का फार्मूला होता है आपका न्यू में से जब हम ओल्ड को माइनस करते हैं, क्योंकि अभी आपको ज़्यादा मिल रहा है, पुराना कम और न्यू माइनस ओल्ड। सैक्रिफाइसिंग का होता है पहले आपको ज़्यादा मिल रहा था, अब क्या मिल रहा है, कम, तो हमेशा बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो हम देखेंगे कि जो ए है, ए किसके साथ मैच हो रहा है, थर्ड के साथ। तो कहाँ पर है, तो ए देखो थर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास बी है वो मैच हो रहा है 4 नंबर के साथ। तो बी जो है 4 नंबर देखो ये यहाँ पर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखेंगे सी जो है मैच हो रहा है 1 के साथ, वो भी टैली कर लेते हैं। तो सी न्यू रेशो, तो न्यू रेशो जब हम ओल्ड में गेनिंग को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा। और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो
इसको हम जो है क्रेडिट साइड बताते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4 नंबर। इसमें दिया है ए बी एंड सी आर 3 पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1। तो जो साझेदार हैं, ए का है 3/6, बी का है 2/6 और सी का है 1/6। सी रिटायर्स, अब सी रिटायर हो रहा है तो ये है सी, तो ये इसका लास्ट शेयर है 1, ये रिटायर हो रहा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड बी, तो जब नहीं दिया है तो उनका ये जो 3:2 है ये आपका न्यू रेशो होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। साझेदारी फर्म के समापन पर निम्नलिखित में से कौन सा खाता बंद नहीं किया जाता? तो वसूली खाता, इसको बंद कर दिया जाता है। साझेदारों के ऋण खाते, इसको भी क्लोज करना पड़ता है। साझेदारों के पूंजी खाते, इसको भी क्लोज करना पड़ता है। लेकिन साझेदारों के व्यक्ति खाते जो पर्सनल खाते, इनको क्लोज हम नहीं करते हैं। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 है, ये भी दावा और स्पष्टीकरण का है। तो दावा क्या है? एक कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तर्क यह है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसका उसके अंशधारियों से अलग अस्तित्व होता है। ये भी ठीक है। तो ये दावे का क्या कर रहा है? सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो दोनों दावा और तर्क सही है, और तर्क दावे का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, तो ये क्या है? बिल्कुल ठीक। तो छठे का क्या हो गया? ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ 10 of 80 shares are forfeited on the non-payment of second call ₹2 per share, and after some time these shares were reissued for 9 per shares, the amount of shares of capital reserve will be। तो ये भी बिल्कुल सेम है। इसमें 80 शेयर फॉरफिट किए हैं। तो 80 हमने फॉरफिट किए हैं। 10 रुपये मंगवाए थे, 2 रुपये नहीं दिए तो जब्त कर दिए, तो उसने दे दिए थे 8 रुपया। तो हमारे को जो फ़ायदा हो गया 640, ये हमारे को हो गया प्रॉफिट। और जब हमने रीइशू किया, तो रीइशू जब हमने किया तो हमने किया 9 रुपये का, तो हमारे को जो लॉस हुआ वो हुआ 1 रुपये से। तो हमारा नुकसान कितना हुआ? 80 रुपये से। तो जब हम 640 हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है 80, जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 560 रुपया ये हमारा जो है कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो 560 है ऑप्शन सी में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया आंसर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। ऋण पत्रों को माना जाता है असुरक्षित, सुरक्षित। ए और बी दोनों विविध वे। द डिबेंचर्स आर कंसीडर्ड अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड और बोथ ए एंड बी और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स। तो जो ऋण पत्र है यहाँ पर कहा है कंसीडर, हम उनको कंसीडर क्या करते हैं? तो कंसीडर वैसे टाइप्स तो उनके होते हैं, अनसिक्योर्ड भी होते हैं, सिक्योर्ड भी होते हैं, लेकिन जो कंसीडर है उनको हम जो है मानते हैं सुरक्षित। ठीक है, क्योंकि जब भी जैसे जो शेयर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? असुरक्षित होते हैं, और ऋण पत्र क्या होते हैं? सुरक्षित। क्योंकि ये जो है कोर्ट में जा सकते हैं जब भी इनको कोई पेमेंट ना हो। तो इस हिसाब से वैसे टाइप तो इनके असुरक्षित और सुरक्षित, अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड दोनों हैं, लेकिन ये जो है इनको हम क्या मानते हैं? सुरक्षित मानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो सकता है। अब आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ऋण पत्रों के शोधन पर होने वाले लाभ को हस्तांतरित किया जाता है। ठीक है, तो जो ऋण पत्रों के शोधन पर होने वाले लाभ है उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ए लाभानी खाते में, बी सामान्य कोष में, सी पूंजीगत संचय में और डी विशिष्ट खाते में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं, जो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के ऊपर हमारे को प्रॉफिट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अदत्त लाभांश को स्थिति विवरण में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो अनक्लेम्ड जो डिविडेंड है इज शोन इन द बैलेंस शीट। इसको कहाँ पर हम जो है बताते हैं? तो अनक्लेम्ड डिविडेंड जो है पहला है शेयर कैपिटल, इसमें तो हम नहीं बताते हैं। सिक्योर्ड लोन में भी नहीं बताते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में नहीं बताते हैं, इसको हम बताते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसको करंट लाइबिलिटीज़ में और इसका सब एडिंग हो जाता है अदर करंट लाइबिलिटीज़। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
11 हो गया। लिक्विडिटी रेशो इज रिलेटेड टू, तो लिक्विडिटी रेशो है वो किसके साथ संबंध रखता है? शॉर्ट टर्म, बी लॉन्ग टर्म, सी एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, डी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। तो लिक्विडिटी रेशो ये हमारे को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो आपका मैचिंग का है, तो इसको हम मैच करते हैं कॉलम ए का कॉलम बी के साथ। तो कैश इक्वलेंट, तो कैश इक्वलेंट का मतलब होता है कन्वर्टेबल इनटू कैश एनी टाइम, जिसको हम कभी भी कैश में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ए के साथ 4 कहाँ मिल रहा है? तो देख लो ए के साथ 4 मिल रहा है ए ऑप्शन में, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बाकी भी हम देख लेते हैं। तो बी किसके साथ मिल रहा है? 3 के साथ, तो बी है आपके पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये इसके साथ मिल रहा है, चलो इसको देखते हैं। और सी जो है, सी मिल रहा है 1 के साथ डेप्रिसिएशन, तो ये जो है ये आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में बताते हैं। और जो इंटेंजिबल एसेट है वो क्या है? वो गुडविल है। तो डी जो है वो मिल रहा है 2 के साथ, तो करेक्ट आंसर इसका ये है। लेकिन जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है कैश इनफ्लो, ये पता नहीं कैसे, चलो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है, क्योंकि 3 हमारे मैच हो रहे हैं और 4 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के साथ मैच, बाकी तो है नहीं ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अब देखते हैं सी सीरीज। तो सी सीरीज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है साझेदारी स्लेख के अभाव में साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। तो ऑप्शन है 12%, बी 9%, सी नहीं दिया जाएगा, डी जो है 6%। तो 6% के हिसाब से जो है ऋण के ऊपर ब्याज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दावा और तर्क के बारे में है। जब एक नया साझेदार किसी साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो पुरानी फर्म समाप्त हो जाती है, तो गलत बात है। ठीक है, पुरानी फर्म समाप्त नहीं होती है, वो तो चलती रहती है। तर्क, जब एक साझेदार किसी फर्म में प्रवेश करता है तो सभी साझेदार नए फर्म का, ये भी गलत है, पुरानी चलती रहती है, तो दोनों ही गलत है ये। तो दोनों दावा तर्क सही है, गलत बात, दोनों सही है, गलत है, दावा सही है, गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया दावा और तर्क दोनों ही गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये भी मैचिंग का है, तो मैचिंग करना है हमने इसको। तो कंपनी एक्ट, तो कंपनी एक्ट है आपके पास 2013 है। तो देखते हैं पहले के साथ 4 कहाँ मिल रहा है? तो पहले के साथ 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब इसके बाद नेक्स्ट है पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनरशिप एक्ट जो है वो आपका 1932 है। तो दूसरे के साथ तीसरा कहाँ मिल रहा है? तो ये यहाँ पर भी मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आगे है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, एक विवरण है। तो सी के साथ मिल रहा है पहला, तो सी के साथ पहला मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और डी को भी देख लेते हैं। तो डी हमारे पास क्या दिया है? ये शेयर होल्डर लाइबिलिटीज़। तो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। ठीक है, तो डी का मिल रहा है 2 के साथ, तो बिल्कुल ठीक, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई एंड जेड आर 3 पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इन द रेशो ऑफ 5:4:3। जेड रिटायर्स। तो देख लो ये जेड रिटायर हो रहा है। तो एक्स का है 5×9=12, 5/12 ओल्ड रेशो, वाई का है 4/12 और जेड का है 3/12। तो ये रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म। एक्स एंड वाई टेक जेड शेयर्स इन द रेशो ऑफ 2:3। तो जो जेड का शेयर है, जेड का शेयर है 3/12, तो उसको एक्स और वाई दे रहे हैं 2:1 में। तो 2:1 का मतलब, तो जेड का शेयर ले लिया एक्स ने 2/3 और इसने ले लिया 1/3। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो जो उनका पुराना है, पुराने में जो एक्स और वाई ने लिया उसको जमा करेंगे और न्यू आ जाएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखते हैं, देख लो सबसे पहले जो आपको रेशो दिया है, तो रेशो दिया है 5:4:3, ये बता दिया। तो जो जेड रिटायर हो रहा है तो जेड का हिस्सा है 3/12, ये इनका ओल्ड है। तो 3/12 को इन्होंने ले लिया 2:1 में। तो 3/12, अब जो आपका एक्स ले रहा है 3/12 का 2/3, क्योंकि 2:1 ले रहा है 2/3 और दूसरा लेगा 1/3।
तो 3 2 जा 6 और 12 3 जा 36, तो ये ले लिया x ने। और तो जब ये x का पुराना था, तो जब हम 5/12 में 6/36 जमा करेंगे तो उसका नया आ जाएगा। इस तरह अब 3/12 का 1/3 लिया, तो 3/36 ले लिया, किसने ले लिया, ले लिया y ने। तो ये y का था पुराना, तो 4/12 में 3/36 करेंगे तो ये उसका नया आ जाएगा। तो देख लो ये हो गया x का, 5/12 में 6/36 को हमने जमा किया, तो 36 इसका जो है एलसीएम आ गया। तो 36 को 12 से डिवाइड किया तो 12 3 36 3, और 3 को 5 से 5 दिए 15, तो 15 6 21, 21/36 आ गया ये x का। और ये पुराना था 4/12 और 3/36 उसको मिला। यहाँ पर भी 12 और 36 में एलसीएम 36 आ गया, तो 36 को 12 से 3, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 36 को 36 से तो 1, 1 को 3 से तो 3, तो 12 और 3 हो गए 15, तो 15/36। तो उनका जो न्यू रेशो हो गया वो हो गया आपके पास 21/15। तो जब ये 3 से जो है डिवाइड हो रहे हैं तो 7 और 5, तो 7/5 ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर जो है ये दिया हुआ है। सो 7/5 तो हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया सी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो गया 5। साझेदारी फर्म के समापन कहलाते हैं जब ऑप्शन ए है फर्म के सभी साझेदारों के बीच साझेदारी समाप्त हो जाती है, साझेदारों के बीच सभी संबंध समाप्त हो जाते हैं, साझेदारों के बीच संपत्तियों का बंटवारा किया जाता है, साझेदारों द्वारा दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जब साझेदारों के बीच में सभी संबंध क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो फिर डेजुकेशन हो जाता है पार्टनरशिप फर्म का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया बी। क्वेश्चन नंबर अब हम 6 देखते हैं। 6 है दावा, और इसका तर्क दिया है दावा कंपनी के द्वारा अंशों का अनुपातिक आवंटन उसमें किया जाता है जब प्रार्थना पत्र अंशों के आवंटन से अधिक आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। प्रो राटा अलॉटमेंट हम तब करेंगे जब ओवर सब्सक्रिप्शन हो। अब तर्क क्या दिया है, अति अभिधान की दशा में सभी आवेदकों को अंशों का आवंटन करना संभव नहीं होता। ये भी ठीक बात है, क्योंकि जब ओवर सब्सक्रिप्शन है तो सबको तो हम शेयर दे नहीं सकते, इसलिए प्रो राटा अलॉटमेंट होती है। तो ये दोनों ही सही है, और जो तर्क है दावे का सही स्पष्टीकरण है। तो देखते हैं, दोनों दावा और तर्क सही है, और तर्क दावे का सही स्पष्टीकरण करता है। तो ऑप्शन ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि 60 शेयर्स ऑफ 10 ईच आर फॉरफिटेड ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹4, एंड आफ्टर सम टाइम दीज शेयर्स वर इशूड 8 पर शेयर्स, द कैपिटल रिजर्व विल बी। तो बस इसमें भी वही है, क्वेश्चंस के फॉरफिट किए हमने 60 शेयर, तो 10 रुपये हमने मंगवाए थे, उसने 4 रुपये नहीं दिए, हमने जब्त कर लिया, तो उसने कितने दे दिए थे 6, तो 360 रुपये हमारे को हो गया फ़ायदा। ठीक है, जब हमने उनको फॉरफिट किया। और इसके बाद अब हम जैसे जो है वो देखते हैं कि 60 शेयर हमने 8 रुपये के हिसाब से बेचे, तो यहाँ पर हम 2 रुपये क्या कर रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं। ठीक है, 2 रुपये हमने लॉस उठा दिया रीशू के ऊपर, तो 120 रुपये क्या हो गया हमारे को लॉस रीशू के वक्त। जब हमने फॉरफिट किए तो 360, तो 360 में से 120 को हम जब लेस करेंगे तो हमारे पास 240 रुपये आ जाएगा। तो देखते हैं 240 का है, तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया आपके पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ऋण पत्रों के निर्गमन पर हुई हानि को माना जाता है ए मूर्त संपत्ति, बी चालू संपत्ति, और सी जो है आपको दिया है चालू दायित्व, और डी है विविध व्यय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हम क्या करते हैं, ये मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डी। क्वेश्चन नंबर 9, ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता है। तो देखते हैं इसको, ऋण पत्रों का शोधन नहीं किया जा सकता है। ए प्रीमियम पर, बी कटौती पर, सी सममूल्य पर, डी 10% से अधिक पर। तो देखो, शोधन का मतलब होता है हमने जो ऋण लिया है ऋण पत्र धारक से उनको वापस करना। तो वो कभी भी अपना पैसा जो दिया है उसको कटौती पर लेना पसंद करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो कटौती पर शोधन नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कंपनी अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कंपनी द्वारा बनाना अनिवार्य नहीं है, जिसको कंपनी बनाती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट ये तो बनता है, इसको बनाते हैं।
बी जो है कॉस्ट प्रभावी फंड फ्लो स्टेटमेंट इसको नहीं बनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। लाभ हानि खाते को भी बनाते हैं, स्थिति विवरण को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो गया बी ऑप्शन। अब देखते हैं 11। क्रियाशीलता अनुपात का संबंध है अल्पकालीन शोधन क्षमता, दीर्घकालीन शोधन क्षमता, प्रबंध की कुशलता से और संगठन की लाभप्रदता से। तो जो एक्टिविटी रेशियो है वो उसका संबंध होता है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम इंक्लूडेड व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो किस किस को हम इंक्लूड करते हैं? कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सभी एक्टिविटीज़ को हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो ये आज हमने डिस्कस कर लिए +2 अकाउंटेंसी एनुअल एग्जाम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया बोर्ड ने 18 मार्च 2025 को। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।